तो हमने जो कल के सेशन के अंदर जो हमने डेटा फाइल यूज़ की थी वो ग्रनफील्ड की डेटा फाइल थी, जो कि हमने कहा था कि वो स्टेटा सर्वर पे अवेलेबल होती है। डेटा सेट जो है वहाँ से हमने उठाया था उसे, वेब यूज़ से हम उसे उठाते हैं। तो ये वेब यूज़ की कमांड मैंने यहाँ कुछ रन की हुई, तो उन्हीं को दोबारा रन कर रहा हूँ। तो ये हमने रन की, ये फाइल आपकी लोड हो गई यहाँ पे, देखें वेरिएबल्स की साइड के ऊपर। उसके बाद हमने कहा था कि हम इसका जो बेस मॉडल है ना वो हम रन करते हैं। तो हमने पहले इसका बेस मॉडल रन किया था, जो पैनल के अंदर हम कहते हैं दैट इज़ आवर पूल्ड ओएलएस मॉडल, उसको हमने रन किया था। ठीक है। तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं, हमने कहा था कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, इन्फ्लुएंस आ रहा है मार्केट वैल्यू और कैपिटल स्टॉक आपके आईवीज थे। तो हम इन्हीं को लेके तो हम रन कर देते हैं इसको। इसमें पहले हमने इसको विदाउट जो है टाइम इफ़ेक्ट्स के बगैर हमने इसको चेक किया था। तो ये आपके पास इसका रिज़ल्ट आया था, ठीक है, जिसमें ये कोफिशिएंट्स और ये हमने इसको डिस्कस कर लिया था। फिर हमने इसी को टाइम इफ़ेक्ट्स के साथ किया था। तो हमने इसको भी एक्सप्लेन किया था कि इसमें टाइम इफ़ेक्ट्स के साथ हम पिछले जो 1935 से हमने डाटा लिया था 1954 तक का, तो 1935 को हम बेस ईयर मान के तो उसके साथ हम देख रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो कितनी जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है कंबाइंड, ठीक है, ईयर में। तो हमने इसको रन किया था। फिर हमने एक जो है इसके जो वीसी क्लस्टर कंपनी के साथ हमने इसे किया था। ये भी मैं कर देता हूँ, इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ। ये हमने रन किया था, यानी इसके अंदर हमने सेम वही आपकी वैल्यू है जो हमने अभी रन की है, रिग्रेशन इन्वेस्टमेंट डीवी आईवी आईवी, इसमें आपका टाइम इफेक्ट, और फिर साथ हमने वेरिएंस को वेरिएंस एस्टिमेटर क्लस्टर कंपनी के साथ हमने इसे लिया था। तो इसको इसको पता नहीं मैंने कल एक्सप्लेन किया था या नहीं किया था, आई डोंट रिमेम्बर। अगर मैंने नहीं किया इसको एक्सप्लेन तो मुझे ज़रा आप बता दें, मैं फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। क्लस्टरिंग क्या क्या करती है, इसको मैंने जब रन किया इसके साथ, तो मेरे पास जो आउटपुट आया वो ये आउटपुट आया। ठीक है, पिछले आउटपुट में और इस आउटपुट में अगर आप देखेंगे क्या कुछ फ़र्क है। अगर हम कोफिशिएंट्स को देखें 0.1167 978, और यहाँ पे भी वही सेम ही आ रहे हैं। ओवरऑल तो कोफिशिएंट्स आपके सेम ही आ रहे हैं। तो क्या इसके इसके साथ क्या होता है क्लस्टरिंग के साथ, हम कहते हैं कि हर कंपनी का जो जो इंटरनल फैक्टर्स हैं या नॉइज़ पैटर्न जो है वो उसका अपना नॉइज़ पैटर्न होता है, दो जो कि ओवर द टाइम परसिस्ट करता है। तो वीसी क्लस्टर कंपनी जब हम लिखते हैं तो ये हमें अलाउ करता है कि एरर्स को अलाउज एरर्स टू बी कोरिलेटेड विद इन द सेम कंपनी। तो एरर्स को कोरिलेट कर देता है उसी कंपनी के साथ, ठीक है, अक्रॉस ईयर्स। तो आपके जो स्टैंडर्ड एरर्स और पी वैल्यूज़ की जो वैल्यू होती हैं, यानी उसकी ये करेक्शन कर देता है जब वीसी क्लस्टर कंपनी हम करते हैं। तो हम ज़रा इसको चेक कर लेते हैं, पी वैल्यूज़ और एरर की, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं। बगैर इसके जब हमने रन किया तो आपकी जो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0.00633313, और पी वैल्यू 0.0, ये तो ऑलरेडी बहुत छोटी वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। आप देखें इसमें आपकी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू यहाँ की निस्बत यहाँ डिफरेंट है। यहाँ 0.00633313 है और यहाँ 0.018038 है। टी वैल्यू यहाँ पे आपकी 18.45 है और यहाँ 6.45 है। यानी हम ये कहते हैं कि जो विद इन कंपनी जो नॉइज़ पैटर्न है उसको आप एडजस्ट करने के लिए, हम बेहतर पी वैल्यूज़ निकालने के लिए, यानी ये ज़्यादा रिलायबल आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ आप कैपिटल स्टॉक की वैल्यू देखें 0.0 है पी वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर ये है।
तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। अगर इफ़ यू सी तो ये थोड़ी डिफरेंट है, एडजस्टेड वैल्यूज़ है। तो बाकी भी आपकी बेसिकली स्टैंडर्ड एरर, टी वैल्यू और जो पी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। दो आपके कोफिशिएंट्स के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है, कोफिशिएंट्स वही रहे, बट स्टैंडर्ड एरर और आपकी टी वैल्यू में फ़र्क आया, क्योंकि आप जो टी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो कोफिशिएंट और स्टैंडर्ड एरर से ही करते हैं, ठीक है। और पी वैल्यू बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर ये भी कैलकुलेट होती है, तो ये एडजस्ट हो रही हैं। दिस वन स्टैंडर्ड एरर, टी वैल्यू और पी वैल्यू ये आपकी एडजस्ट हो रही हैं, while your coefficients are the same. Sometime होता ये है कि when you control your noise pattern of the company over the year, तो उसमें कुछ चीज़ें आपकी सिग्निफिकेंट आ रही होती हैं विदाउट कंट्रोलिंग दीज फैक्टर्स, तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं, यानी आपकी पी वैल्यू टी वैल्यू चेंज हो जाती है उसकी, ठीक है। और सम टाइम वो इनसिग्निफिकेंट आ रही होती हैं पहले, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। अब अगर आप इसी पैटर्न को कंटिन्यू करें, यहाँ देखें 0.696 है 1936 के अंदर जो आपकी पी वैल्यू है, और टी वैल्यू 0.39 है। इसी को यहाँ पे देखेंगे तो देखें काफ़ी फ़र्क आ गया, एक तो नेगेटिव हो गई वैल्यू और 0.25 पे चली गई। तो इसके साथ बेसिकली आप ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके स्टैंडर्ड एरर्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं इसको करने के बाद, ठीक है। आपको क्लस्टर्ड जो रिज़ल्ट निकाले हैं कंपनी वाइज, क्लस्टर कर दिया आपने, उसके नॉइज़ पैटर्न को कंट्रोल किया, तो उसके साथ आपके ये बेहतर हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वी कैन सी, और इसको हम लिख भी सकते हैं कि इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका यही रीज़न है कि जो उसका नॉइज़ है, अदर फैक्टर्स हैं, उसको आप एडजस्ट करते हैं। जब एडजस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि जब हम इसको रिग्रेशन की कमांड को चाहे पूल के अंदर भी चलाएंगे, तो वीसी क्लस्टर कंपनी करेंगे, तो इसका मतलब है ईच पैनल के अंदर आपने उसको कंट्रोल कर लिया विद इन कंपनी फॉर ईच ईयर। द कंपनी डाटा इज़ नाउ कंट्रोल्ड फॉर स्टैंडर्ड एरर एंड टी वैल्यू एंड पी वैल्यू। तो आपकी टी एंड पी वैल्यू या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, सिग्निफिकेंट से इनसिग्निफिकेंट हो सकती है, इनसिग्निफिकेंट से सिग्निफिकेंट हो सकती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इसके अंदर जो हमारे रिजल्ट्स इस तरह से आएंगे वो ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स फिक्स इफेक्ट की तरफ मूव करते हैं। फिक्स इफेक्ट के लिए आप क्या करते हैं, पहले हम बिल्कुल बेस मॉडल को चलाते हैं विदाउट टाइम इफेक्ट, ठीक है। तो आप पहले जो आपने रन किया था, ऊपर अगर आप देखें तो आपने सिर्फ रेग रन किया था, रेग रिग्रेस या आरईजी। रिग्रेस जो है हमने कहा था ये पूल्ड ओएलएस मॉडल है, बेस लाइन मॉडल है हमारा। जब भी हम पैनल डाटा रिग्रेशन रन करते हैं तो उसका बेस मॉडल आपका यही होता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल बेस मॉडल है, ठीक है। लेकिन बेस मॉडल से आगे जब आप बढ़ते हैं तो फिर आप फिक्स इफेक्ट को लेते हैं। फिक्स इफेक्ट मॉडल के अंदर, फिक्स इफेक्ट मॉडल इज पर्टिकुलरली पैनल डाटा मॉडल। उसके अंदर आपने क्या किया था, उसमें जैसे आप क्रॉस सेक्शनल डाटा के ऊपर आप रिग्रेशन रन करते हैं, वैसे ही आपने रिग्रेशन रन की जब पोल्ड के अंदर की, तो आपने पैनल की कमांड नहीं यूज़ की है। मैंने आपको बताया था कि पैनल की कमांड के लिए हम क्या करते हैं, हम पैनल क्रिएट करते हैं पहले, ठीक है। पैनल क्रिएट करते हैं। पैनल कैसे क्रिएट होता है, एक्सटी सेट के साथ होता है। अब ये मैं इसको अगर रन करना चाहूँगा तो ये शायद यहाँ पे शायद रन नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने पैनल क्रिएट ही नहीं किया हुआ, ठीक है। मैं इसको रन करूँगा तो वो कहेगा ये कमांड शायद, अच्छा हम इसको वैसे यहाँ पे बना भी देते हैं, एक्सटी सेट। आपने कहा था कि हम कंपनी और ईयर के ऊपर करेंगे, कंपनी इज एंटिटी, ईयर इज दिस वन। अब आप इसको अगर इसको रन करें तो दैट इज सेफ वे, ठीक है, टू अवॉइड एनी पॉसिबल एरर कमांड ऑन योर स्टेटा, ठीक है। तो पहले आपने बेस के ऊपर किया। फिक्स इफेक्ट को अब हम चेक करेंगे। तो फिक्स इफेक्ट बेसिकली क्या करता है, हमने कहा कि विद इन कंपनी को ये देखेगा, ठीक है, कंपनी के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंपनी के अंदर ओवर द ईयर्स वैसे ही मेंटेन रहती हैं, जैसे हम कहते हैं कंपनी का कल्चर है,
ठीक है, या कंपनी की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो विद इन द कंपनी वो सेम रहती हैं, वो ईयर्स चेंज होने की वजह से वो चेंज नहीं होती। ठीक है, अगरचे आपने उसे अदरवाइज आप उसकी कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे होते, बट ये सारे फिक्स इफेक्ट के अंदर जो अनऑब्जर्व्ड आपके फैक्टर्स हैं वो भी मेजर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अनऑब्जर्व्ड फैक्टर्स भी आपके मेजर हो जाते हैं। हम इसको इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि सपोज हम जो है ना अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, फिटनेस इम्प्रूव करने के लिए हम जो है एक जिम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम जिम ज्वाइन करके वहाँ हम ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिम के अंदर जाके जो हमने ट्रेनिंग की है उसने हमारी हेल्थ या फिटनेस को इम्प्रूव किया है या नहीं किया। तो अब आप क्या करेंगे, तो आप अपने जिम में जाने से पहले और जिम में जाने के बाद आप खुद को खुद के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपके स्टेबल जो आपकी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो जेनेटिक्स हैं, यानी जो आपका डीएनए वगैरह है आपकी, उसकी वजह से जो हाइट है या ये चीज़ें, ये तो चेंज नहीं होंगी ना। ठीक है, बिकॉज आप उसमें अपनी मसल ग्रोथ के लिए या मसल फिटनेस के लिए आप गए हैं। तो आपका जो फिक्स इफेक्ट मॉडल है वो बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कांस्टेंट रहती हैं और बाकी चीज़ें इंप्रूव करती हैं। ठीक है, ओवर द ईयर्स। तो विद इन द कंपनी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी स्टेबल रहती हैं। ठीक है, तो स्टेबल फैक्टर्स जो है आपके, उसको हम फिक्स्ड इफेक्ट के अंदर उनको हम क्या करते हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसको हम रिमूव कर देते हैं और बाकी फैक्टर्स को हम इसके अंदर देख रहे होते हैं। तो आपने इसकी जब कमांड रन करनी होती है तो आप पैनल की जितने भी कमांड है वो एक्स टी के साथ स्टार्ट होती हैं। तो रेग आपका रिग्रेशन की कमांड थी, एक्स टी रेग लिखेंगे तो ये पैनल रिग्रेशन की कमांड होगी। आप पैनल रिग्रेशन रन कर रहे हैं फॉर फिक्स इफेक्ट मॉडल, तो एफ ई साथ लिख दिया आपने। ठीक है, तो ये आपने लिखा और इसको आपने रन कर दिया। तो जैसे ही आपने रन किया तो इसके आपके पास रिजल्ट्स वगैरह आ गए। ठीक है, इसके आपके पास रिजल्ट्स आ गए। इनके रिजल्ट्स को अब आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मैं आपको इसके रिजल्ट्स एक्सप्लेन करने का बताता हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ को हम देखते हैं, विद इन क्या है, बिटवीन क्या है, ओवरऑल क्या है, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वेट फॉर अ व्हाइल, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। अच्छा जी, हम ऊपर से इसको स्टार्ट करते हैं, टॉप से। इसमें जो चीज़ें आ रही हैं, ये तो हमें पता है, रिग्रेशन की कमांड जब हम रन करते हैं तो इसमें पहले आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और आगे आपने उसको बताया कि इसके ऊपर बेसिकली आपने कौन सा पैनल डाटा का कौन सा मॉडल रन किया। ठीक है, तो इसकी जो हम इक्वेशन लिखेंगे ना वो इस तरह से होगी। हम नॉर्मली बीटा नॉट लिखते हैं, इसमें हम लिखेंगे अल्फ़ा आई। अल्फ़ा आई हम कहते हैं कि वो कंपोनेंट्स हैं जो कि स्टेबल आपके कंपोनेंट्स हैं विद इन द कंपनी। ठीक है, उसको आप लिखते हैं। तो आई हमारे लिए आईटी के साथ हम करेंगे, यानी पैनल सारी आईटी के साथ चलती है, जिसमें हम कहते हैं कि इसमें क्रॉस सेक्शंस भी होंगी विच आर बेसिकली द पैनल्स, और आपका टाइम सीरीज भी होगा विच इज़ टी। ठीक है, तो जो आपके अल्फ़ा कंपोनेंट है दैट विल बी शोन लाइक अल्फ़ा आई, हम उसको लिखेंगे। इसका मतलब है उसके अंदर टाइम, ओवर द टाइम वो चेंज नहीं होता, फैक्टर वो सेम रहता है। तो टी इसके अंदर नहीं होता। अल्फ़ा आई प्लस
बीटा वन जो कंपोनेंट होगा उसका, और फिर मार्केट वैल्यू बीटा वन, फिर बीटा टू के स्टॉक, और फिर आगे आपकी एरर टर्म आ जाएगी, उसमें भी आई टी मौजूद होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो हम इसका जो इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाएंगे वो क्या बताएगा कि जब व्हेन अ गिवन कंपनीज मार्केट वैल्यू, हमने इसमें मार्केट वैल्यू ली ना, व्हेन अ गिवन कंपनीज मार्केट वैल्यू आर कैपिटल स्टॉक चेंजेस, ये दोनों चेंज होते हैं ओवर टाइम। ठीक है, क्योंकि पैनल है, कंपनीज की ये वैल्यूज ओवर टाइम चेंज होती हैं। तो हाउ डज इट्स इन्वेस्टमेंट चेंज, तो इसकी इन्वेस्टमेंट उन दोनों की वजह से कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो कुछ कंपनीज ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, कुछ कम करती हैं। ठीक है, इसके हिसाब से। तो अब हम इसको, इसके आउटपुट को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें जो आपके पास टोटल रिकॉर्ड्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस आपको पैनल के अंदर पता है आई और टी, यानी एक्स और टी दोनों को मल्टीप्लाई करने से आती हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने हैं, इसके अंदर हमारे पास 10 कंपनीज थी। ठीक है, और हमारे पास डाटा कितने साल का था, 20 साल का था। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज़ 200। नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके 10 मीन्स पैनल जिसके अंदर 10 है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन पर ग्रुप आपका वो मिनिमम भी 20 है, एवरेज भी 20, मैक्स, क्योंकि इसमें हमने कहा था ये स्ट्रांगली बैलेंस्ड पैनल है, तो इसमें मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज सारी वैल्यूज 20 ही रहेंगी। तो ऑब्जर्वेशन पर ग्रुप, एक ग्रुप का जो डाटा है वो 20 सालों का डाटा है। ठीक है, ये टाइम को शो कर रहा है, ऑब्जर्वेशन पर ग्रुप। तो ग्रुप जो है वो आपकी क्रॉस सेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो 10 कंपनीज हैं, 20 टाइम्स होगा तो ये 200 ऑब्जर्वेशंस बनेंगी, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और आउटपुट आपने यहाँ पे इसका आउटपुट फर्दर आप इसका देखेंगे तो वो क्या शो कर रहा है, वो आपकी, जैसे हमने पहले भी इसको देखा था, ये बिल्कुल वैसे ही शो होगा। आपकी इसकी जो वैल्यू उसको शो करेगा कि 1% चेंज इन मार्केट वैल्यू विल ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज ऑफ 0.11 इन इन्वेस्टमेंट। यानी आपकी मार्केट वैल्यू के अंदर एक पॉइंट जब चेंज होता है तो इसकी पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी इंक्रीज होगी मार्केट वैल्यू तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी 1 पॉइंट। अगर आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट आपकी 0.11 पॉइंट से इंक्रीज करेगी। सिमिलरली फॉर द के स्टॉक। ठीक है, इसके लिए भी वैसे ही होगी। तो हम इसमें एक चीज़ जो आप करेंगे, जब इसको इसके साथ बता रहे होंगे तो आप बताएंगे कि आप जो है कैपिटल स्टॉक को कांस्टेंट रख रहे हैं। हम कहेंगे होल्डिंग कैपिटल स्टॉक कांस्टेंट विद इन द सेम कंपनी। ठीक है, इफ मार्केट वैल्यू इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। ठीक है, इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट, तो इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजेज बाय 0.11 यूनिट। ठीक है, ऑन एवरेज। अच्छा, ऑन एवरेज बोलेंगे इसको, ऑन एवरेज, यहाँ इसको हम 1 पॉइंट के ऊपर हम एवरेज के ऊपर ले रहे हैं, तो इसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। सिमिलरली जब कैपिटल स्टॉक को आप बताएंगे तो उसको भी इसी तरह से बताएंगे, होल्डिंग मार्केट वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है, अगर 1 यूनिट चेंज विद इन द सेम कंपनी, 1 यूनिट चेंज इन द कैपिटल स्टॉक, तो वो इन्वेस्टमेंट को रेज करेगा 0.31 यूनिट से ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, इन दिस वे वी कैन टेल दिस। तो इसमें हमने कहा कि हमने बीटा कोएफिशिएंट को तो एक्सप्लेन कर लिया, इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, बट एट द सेम टाइम वेदर दिस बीटा कोएफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट और नॉट, तो उसके लिए फिर हम टी वैल्यू को देखते हैं। टी वैल्यू हमने कहा था कि +-2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, असल में 1.96 एब्सोल्युटली है, तो आप देखें ये 1.96 से बड़ी है, ये भी 1.96 से बड़ी है, ये 1.96 -1.96 से छोटी है ये वैल्यू, और साथ ही ये टी वैल्यू और पी वैल्यू ये एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रही है, तो पी वैल्यू आपकी 0.05 से कम होगी, इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं आपकी। ठीक है, दीज आर योर सिग्निफिकेंट वैल्यूज़। तो जो कांस्टेंट इसके अंदर शो करता है फिक्स्ड इफेक्ट के अंदर, ये बेसिकली हमारा कुछ ख़ास इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, ये आप समझ लें कि जो विद इन कंपनी जो आपकी चेंजेस हैं उसको डी मीन करने, यानी उसकी डी मीन करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो
किसी को ख़ास वजह हो तो फिर हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, अदरवाइज़ हम सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ को इंटरप्रेट करते हैं, और इसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम आते हैं ज़रा इधर आर स्केयर की तरफ। आर स्केयर किधर गया? आर स्केयर, आर स्केयर ये है। आर स्केयर की हमारे पास यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, विद इन, बिटवीन एंड ओवरऑल। ठीक है, तो हमारे पास 3 आर स्केयर की वैल्यूज़ हैं। पैनल डाटा में हमेशा 3 ही होंगी, यानी अक्रॉस द पैनल्स, अक्रॉस द टाइम, बिटवीन द पैनल्स, अक्रॉस द टाइम, और ओवरऑल, यानी अब सारी ऑब्जर्वेशंस पे लिख देते हैं आप। ठीक है, तो इस पहली वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जो विद इन है, इसको हम कहेंगे कि मॉडल 76.68% वेरिएशन को एक्सप्लेन करता है किसके अंदर, विद इन द कंपनीज, कंपनीज के अंदर जो उसका एक्सप्लेनेशन है इन वेरिएबल्स का विद इन कंपनी, वो 76.68% इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, और बिटवीन जो है आपकी वैल्यू, दैट इज कमिंग लिटिल हायर, 81.94% आपके पास आ रहा है। तो हम कहते हैं कि बिटवीन द कंपनीज, ये विद इन द कंपनी है, ये बिटवीन द कंपनी, यानी ये विद इन द पैनल्स है, ये बिटवीन द पैनल्स, या ये विद इन क्रॉस सेक्शंस है, ये बिटवीन द क्रॉस सेक्शंस है। अब हम डिफरेंट, तीनों एक ही चीज़ को शो कर रहे हैं। विद इन कंपनी इज मोर बेटर एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन, तो हम कहेंगे विद इन जो कंपनीज है वो 76.68% एक्सप्लेन करती है मार्केट वैल्यू और कैपिटल स्टॉक को, और बिटवीन द कंपनी एवरेजेस इट इज़ एक्सप्लेनिंग 81.94%। और ओवरऑल हम कहेंगे, ओवरऑल सबको हमने ले लिया, तो उसको ओवरऑल हम इसको कहेंगे कि 80.6% आपका ये कंबाइंड जो है आपको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो विद इन भी फिट है, बिटवीन भी फिट है, और ओवरऑल भी फिट है। ठीक है, ठीक है, तो सब में इसकी वैल्यू काफ़ी बेहतर आ रही है। ओके जी, नेक्स्ट थिंग है, हम इसको देखते हैं, जो एफ वैल्यू, एफ स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यू है इसको, और प्रॉपर्टी की वैल्यू को। प्रॉपर्टी की वैल्यू वैसे ज़्यादा सिंपल है, हैंडी है। आप इसको देखते हैं, 0.05 से कम है तो हम कहेंगे ये मॉडल फिट है। प्रॉपर्टी इज़ ग्रेटर देन एफ, इज़ लेसर देन 0.05, तो हम कहते हैं कि ये फिट है। ठीक है, तो हमारा जो इसमें जो हाइपोथेसिस होता है फिक्स इफेक्ट का, वो हाइपोथेसिस क्या होता है कि आपके जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, इसमें इसमें दो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास, एक मार्केट वैल्यू का कोफिशिएंट है, एक आपका कैपिटल स्टॉक का कोफिशिएंट है। तो हम कहते हैं कि इसमें जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो मतलब ज़ीरो हैं। इन अदर वर्ड्स, वो इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन नहीं करते, या इन अदर वर्ड्स ये कोरिलेट नहीं करते इन्वेस्टमेंट के साथ, ये इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ये होता है। तो नल हाइपोथेसिस आपका ये है कि बीटा वन और बीटा नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी दोनों कोफिशिएंट किसी किस्म का कोई चेंज इन्वेस्टमेंट के अंदर एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा एच नॉट है। ठीक है, और हमने जब इनकी वैल्यूज़ निकाली तो हमने देखा कि बीटा वन भी ज़ीरो नहीं है और बीटा टू भी ज़ीरो नहीं है, दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं। तो हमने स्ट्रांगली एच नॉट को इसमें रिजेक्ट कर दिया, और ये रिजेक्शन जो है हम कहते हैं कि इन दोनों की जॉइंट, यानी बीटा वन और बीटा टू बोथ आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो है बेसिकली ये शो करती है कि इसकी एक्सप्लेनेटरी पावर कितनी है। ठीक है, तो दो रिग्रेसर्स हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट को, जो यानी दो आईवीज हैं हमारे पास। आईवीज को हम रिग्रेसर भी कहते हैं। दो रिग्रेसर हैं, मार्केट वैल्यू और कैपिटल स्टॉक, वो दोनों इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर जो रेजिड्यूल्स बन रहे हैं 200 वैल्यूज़ हैं, और 20 आपके पास साल हैं, टाइम पीरियड्स हैं, और 10 आपके पास कंपनीज हैं। तो हम जब अगर इसकी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, विच इज़ बेस्ड प्योरली, उसकी बात है, अपना स्टैटिस्टिक्स की बात है, तो हम कहते हैं 200 माइनस आप करेंगे 10। ठीक है, तो वो आएगा 190।
और फिर आप कहते हैं कि जो आपकी ऑप्शंस बनती हैं उसमें से एक कंपनी को भी माइनस करते हैं, एक साल को भी माइनस करते हैं, -2 करते हैं। तो आपका 2 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 फॉर द कंपनी एंड 1 फॉर द टाइम पीरियड्स। तो आपकी जो वैल्यू बनती है 188 बनती है। तो ये वैल्यू यहीं से कैलकुलेट हो रही है। 200 -10 -2 इज 188। 2 इज डिग्री ऑफ फ्रीडम और 188 इज दी रेजिड्यूल्स। जो आपने हर बार जो आपने रिग्रेशन रन की तो हर बार आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू आई है दैट इज रेजिड्यूल्स, ठीक है, वो आपकी वैल्यू कितनी आई है, दैट इज नॉट जीरो। कंबाइंड इफेक्ट बेसिकली उसी को शो करता है कि दोनों जो आपका नल हाइपोथेसिस था ये अगर जीरो आती वैल्यू या लो वैल्यू आती इसकी तो हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है वो फुली तौर पे रिजेक्ट नहीं हुआ। तो ये नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन को शो कर रही है। समहाउ मैं ये वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर रहा था सो दैट यू कैन नो कि ये क्या वैल्यू है। लेकिन इन शॉर्ट हम ये देखते हैं कि अगर बीटा कोएफिशिएंट की वैल्यूज ज़ीरो नहीं है और वो सिग्निफिकेंट भी हैं, ठीक है, तो ये नल हाइपोथेसिस ज़ीरो हो गया। तो इन दैट केस जो आपका एफ स्टैटिस्टिक्स आएगा जिसकी ये वैल्यूज़ हमने निकाली तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है, which is showing that the model is fit। हमारा मॉडल फिट है, ठीक है। और यही चीज़ ये आपकी प्रॉपर्टी ग्रेटर देन एफ भी शो कर रही है विच इज़ लेस देन 0.05 और लेस देन 0.05। तो ये दोनों चीज़ें मिलके आपकी शो करती हैं कि मॉडल आपका फिट है, यानी आपने मॉडल के अंदर जो वेरिएबल्स लिए हैं वो सही से आपने वेरिएबल्स को सही तरह से ले लिया, ठीक है। फिर आपके अंदर यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है। तो ये क्या शो कर रही है, यू आई और एक्स बी, ठीक है। तो यू आई हम बोलते हैं कंपनी के फिक्स इफेक्ट को जो अनऑब्जर्व्ड आपके कंपनी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं दैट इज़ यू आई, ठीक है। और एक्स बी हम कहते हैं फिटेड वैल्यू को, ठीक है। एक्स बी इज़ द फिटेड वैल्यू ऑफ द रिग्रेसर कि आपकी जो फिटेड वैल्यू यानी जब आप रिग्रेशन की लाइन बनाते हैं ना तो कौन सी वैल्यूज़ लाइन के कितने करीब आती हैं, कितनी फिट है, तो ये फिटेड वैल्यू को शो करता है। तो इसको इसकी वैल्यू जो है आपके पास आ रही है नॉट ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो आएगी तो इसका क्या मतलब होगा कि अनऑब्जर्व्ड इसके अंदर ट्रेड्स हैं फिक्स इफेक्ट के अंदर, देयर आर सम अनऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स दैट आर कैप्चरिंग इन दिस रिग्रेशन, इन दिस पैनल फिक्स्ड पैनल रिग्रेशन के अंदर अनऑब्जर्व्ड कंपोनेंट्स हैं। तो इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगी तो वो ये हिंट करेगी, ठीक है, कि रिग्रेसर्स के साथ इसकी कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि बेसिकली अनऑब्जर्व्ड कंपोनेंट्स को लेके आ रही हैं, ठीक है। रैंडम इफेक्ट्स एज्यूम दिस कोरिलेशन इज ज़ीरो। इन दोनों की जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन बिटवीन द अनऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स और फिटेड वैल्यू, हमने कहा था कि इनकी कोरिलेशन को हम कहते हैं कि ये ज़ीरो होनी चाहिए बट रैंडम इफेक्ट के अंदर, लेकिन जब आप फिक्स इफेक्ट लेते हैं तो ये नॉन ज़ीरो होती है, ठीक है। फिक्स इफेक्ट्स अलाउज इट टू बी नॉन जीरो सो दिस नंबर ऑफ्टन इनफॉर्मली सपोर्ट्स द चॉइस ऑफ फिक्स इफेक्ट। यानी ये अगर वैल्यू नॉन जीरो आ जाए तो इसका मतलब है फिक्स इफेक्ट आपका जो है एक बेहतर मॉडल है एज कम्पेयर टू रैंडम इफेक्ट मॉडल। रैंडम इफेक्ट मॉडल को भी अभी हम डिस्कस करते हैं, वो आता है तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपका इस चीज़ को शो करता है। इन शॉर्ट ये है कि ये कोरिलेशन शो करता है अनऑब्जर्व फैक्टर्स और फिटेड वैल्यूज़ का, जो कि रैंडम इफेक्ट जब होता है तो ये ज़ीरो होती है वैल्यू, फिक्स इफेक्ट के अंदर इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है। अगर ये नॉन ज़ीरो आ रही है तो ये शो कर रहा है कि आपने जो फिक्स इफेक्ट मॉडल इसके ऊपर लगाया है दैट इज़ एक्चुअली राइट चॉइस, ठीक है। और ये मॉडल फिट को आपका ये बताता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और फिर अगर हम इन वैल्यूज़ को तो हमने देख लिया, अब नीचे अगर हम आएँ तो नीचे आपकी सिग्मा यू की वैल्यू आ रही है। तो हम ये सिग्मा यू हम क्या कहेंगे, सिग्मा यू इज़ बेसिकली एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ द कंपनी स्पेसिफिक इफेक्ट। जो कंपनी स्पेसिफिक इफेक्ट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी उनके अंदर कितना वेरिएंस है, हाउ मच बेस लाइन इन्वेस्टमेंट डिफर्स अक्रॉस द फर्म्स, यानी कंपनीज के अक्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा चेंज होती है, आपका सिग्मा यू इसके बारे में बता रहा है,
ठीक है, सिग्मा यू। सिग्मा हम बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ करते हैं ना सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखने की बजाय सिग्मा लिख दिया। सिग्मा आप जो स्मॉल सिग्मा लिखते हैं दैट इज़ यूज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। और सिग्मा ई किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? दिस इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इडियोसिंक्रेटिक एरर विद इन कंपनी शॉक्स ओवर टाइम। इडियोसिंक्रेटिक हम बोलते हैं ना, फर्म स्पेसिफिक जो फैक्टर्स हैं उसको इडियोसिंक्रेटिक रिस्क या इडियोसिंक्रेटिक फैक्टर्स कहते हैं। तो विद इन कंपनीज जो शॉक्स यानी कंपनी के अंदर जो शॉक्स हैं उनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ओवर द टाइम वो भी काफ़ी सारी है, यानी 52.76% आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी विद इन कंपनी शॉक्स हैं और ये आपका जो है कंपनी स्पेसिफिक इफेक्ट्स जो हैं उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सिग्मा एज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, इनकी वैल्यू नॉन ज़ीरो हो तो इसका मतलब है कि ये आपका ठीक आ रहा है, यानी फिक्स इफेक्ट आपने सही लगाया, तो कंपनी स्पेसिफिक चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद आपने कहा जी ये जो रो है ये क्या शो कर रहा है? इसकी वैल्यू शो हो रही है 0.7252 50। ठीक है, या इसको 52550 ही कहेंगे, राउंड कर लें अगर आप तो। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? ये हमें फ्रैक्शन शो कर रहा है वेरिएंस की ड्यू टू जो आपका फर्म स्पेसिफिक जो आपके डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से, ड्यू टू यू आई। ठीक है, इसको हम परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो इट विल कम आउट टू बी 72.5% का जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है वो कहाँ से आ रहा है? वो जो कंपनीज का डिफरेंस है उसकी वजह से आ रहा है। रो इज बेसिकली टेलिंग यू अबाउट दी जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है, वो वेरिएंस या वो चेंज जो इन्वेस्टमेंट के अंदर आ रहा है जो कि अनएक्सप्लेन्ड है और कंपनीज की वजह से है, वो कितना है? 72.52%। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट है। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट यानी उसके टाइम चेंज होने से उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वजह से जो उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो ये है। ठीक है, फिर इसके अंदर एफ टेस्ट का तो खैर इसने बता दिया। एफ टेस्ट दैट ऑल यू आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपका बेसिक है कि एफ टेस्ट आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो ये है, बट यू आर गेटिंग एक्चुअली द वैल्यू ऑफ 188 पॉइंट, यानी इसमें आपने बेसिकली क्या किया है, कंपनीज एक कंपनी के अक्रॉस आपने देखा 10 कंपनीज थी ना, 9 और 188 के ऊपर आपने इसको चेक किया तो ये आया। तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आप यहाँ से इसको भी देख लेंगे तो ये सफिशेंट होगी आपके पास। ठीक है, तो हम इसको बेसिकली किस तरह से मेजर करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको इस इन तीन चीज़ों की, ये जो दो लाइनों के दरमियान है सिग्मा यू सिग्मा ई और रो, इसको मैं अगर इंटरप्रेट करूं तो मैं किस तरह से कर सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि कंपनीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, क्योंकि उनके जो फर्म स्पेसिफिक जो डिफरेंसेस हैं वो शो हो रहे हैं और वो सिग्निफिकेंट भी हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट इन देयर इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, अपने इन्वेस्टमेंट बिहेवियर के अंदर कंपनीज बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, एंड द डिफरेंस इज़ लार्ज। ठीक है, एग्जैक्टली जो कैप्चर कर रहा है फिक्स्ड इफेक्ट इज डिजाइन टू कंट्रोल फॉर, तो फिक्स इफेक्ट फैक्टर जो है इसी को कंट्रोल करता है। तो आपका फिक्स इफेक्ट मॉडल को ही ये बेसिकली स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ये चीज़ें स्ट्रेंथन कर रही हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम ये जो लास्ट वाली लाइन है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या टेस्ट करती है कि क्या वाकई फिक्स इफेक्ट्स की ज़रूरत है भी सही यहाँ पे या नहीं। ऊपर तो खैर हमने उसको बहुत सारे फैक्टर्स के साथ हमने देख लिया। ठीक है, इसमें जो आपका नल हाइपोथेसिस ये है कि आपकी जो जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनीज सारी कंपनीज का इंटरसेप्ट की जो एडजस्टमेंट है वो ज़ीरो है। ठीक है, ये जो नज़र आ रही है। ठीक है, नो मीनिंगफुल कंपनी स्पेसिफिक बेसलाइन आर देयर, यानी पूल्ड ओएलएस वुड बी फाइन अगर ये ज़ीरो हो, बट ये ज़ीरो नहीं है, एक्चुअल वैल्यू इसकी ये है, तो आपने इसको रिजेक्ट कर दिया।
तो पूल्ड मॉडल हम यहाँ पे नहीं लगा सकते ऑन द बेसिस ऑफ दिस नल हाइपोथेसिस बीइंग रिजेक्टेड एंड वी आर गेटिंग दिस वैल्यू हियर। ठीक है, तो कंपनी फिक्स इफेक्ट मैटर करते हैं इसमें, और पूल्ड रिग्रेशन जो है इसके बगैर, फिक्स इफेक्ट्स के बगैर जो है वो आपकी सही इनकी जो कोरिलेशंस को शो नहीं करेगी, इनकी एसोसिएशंस को सही तरह से शो नहीं करेगी। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि फिक्स इफेक्ट मॉडल इज ओवरऑल टेलिंग यू द चेंजेस इन द मार्केट वैल्यू एंड कैपिटल स्टॉक विद इन अ फर्म ओवर टाइम आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट। हाँ, चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट इसके साथ वो कोरिलेट करती हैं। और फर्म्स बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है, फर्म्स आर हैव वेरी डिफरेंट बिल्ट इन इन्वेस्टमेंट लेवल। ठीक है, रो ये बता रहा है कितने परसेंटेज है, इट्स वेरी हैवी, एंड इग्नोरिंग दैट वुड, इसको अगर इग्नोर करेंगे तो ये डिस्टॉर्ट कर देगा आपके रिजल्ट को। ठीक है, तो फिक्स इफेक्ट्स आर जॉइंटली सिग्निफिकेंट, तो ये जॉइंटली सिग्निफिकेंट है, और हम इसीलिए ये बाय सीइंग दीज रिजल्ट्स हम कहते हैं कि फिक्स इफेक्ट मॉडल इज राइट चॉइस फॉर चेकिंग दिस कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कि ओवर 10 कंपनीज हमने किस तरह से इसको लिया। अब अगर हम इसी मॉडल को थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं, हम कहते हैं ये हमने विदाउट टाइम इफेक्ट लिया था, अब हम इसको टाइम इफेक्ट्स के साथ ले लेते हैं। ठीक है, हमने इसे रन किया था विदाउट टाइम इफेक्ट्स, हम इसमें डमी वेरिएबल टाइम का ले लेते हैं। ठीक है, पहले डमी वेरिएबल टाइम का लेंगे, फिर हमने कहा कि जो कंपनी स्पेसिफिक आपके जो फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे, वेरिएंस को, वेरिएंस एस्टिमेटर को कंपनी के साथ आप उसको रन करेंगे, जैसे हमने पीछे किया था। हमने यहाँ पे किया था ये VCE क्लस्टर कंपनी, ये हम रन करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं। ठीक है, इसके इफेक्ट्स के साथ देखते हैं। तो कमिंग बैक, तो बाकी चीज़ें तो आपको बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रही हैं। ठीक है, देखें इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, सेम है, हम इसको डिफाइन कर चुके हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे आपका जो F स्टैटिस्टिक्स है वो थोड़ा बहुत बहरहाल चेंज हो गया, तो आप चाहें तो मैं इसको बता देता हूँ, लेकिन ये बहुत वो स्टैटिस्टिकली हैवी हो जाती हैं चीज़ें। बस इसमें हमने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था आप उसी तरह से ही इसको समझ लें। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को उसी तरह से देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही, रो आपका 75 है, यहाँ पे आपका 72 था, इवन यहाँ ज़्यादा बढ़ गया है, और सिग्मा यू यहाँ पे आपका 85 था, यहाँ सिग्मा यू 91 हो गया, और सिग्मा ई आपका जो है यहाँ 52 था और यहाँ स्लाइटली लोअर हो गया, और इसकी वैल्यू भी वहाँ माइनस थी, यहाँ नहीं, यहाँ कम थी 49 थी, और यहाँ आपकी 52 हो गई है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ आपने टाइम इफ़ेक्ट्स को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो यू कैन इंक्लूड इट। इसकी अगर आप जो फाइल आपके पास है उसमें कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ 39 का मैं अगर डाटा ले लेता हूँ, तो ये क्या शो करता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट 39 के अंदर, ईयर 1939 के अंदर जो है वो 69.47 यूनिट्स कम रहेगी, माइनस का साइन है ना, कम रहेगी लोअर देन किस साल से, बेस ईयर से 35 से, इन 39। ठीक है, इस तरह से किसी भी साल को ले सकते हैं। इसमें -73 है, इसमें -75 है, बेस ईयर से इतना कम है, और 54 में तो बहुत ही कम है, -93.52 से कम है। ठीक है, तो is lower than the base year after controlling for effects of market value and capital stock। इनको आप कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसका इफेक्ट इसके ऊपर देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर देख रहे हैं, तो इसको इस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे। मैंने इसको कुछ ना कुछ वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले मैंने इसको काफ़ी जो है ना एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम इसको
इसके जो स्टैंडर्ड एरर हैं टी वैल्यू और पी वैल्यूज़, वो आपकी कंट्रोल हो जाएंगी जब आप वी क्लस्टर करेंगे। तो सिंपली कॉमा FE करके आपने वी क्लस्टर कंपनी कर दिया। पहले भी हमने यही किया था। इफ़ यू सी हियर वी क्लस्टर हमने रन किया था, ये देखें कॉमा वी क्लस्टर। अब यहाँ पे फिक्स्ड इफेक्ट रन कर रहे हैं, तो फिक्स्ड इफेक्ट रन करें तो फिक्स्ड इफेक्ट जो है आपका पैनल रिग्रेशन है, तो एक्सटी रेज करके आप उसको रन करेंगे, राइट। तो ये हमने किया। अब जब ये करेंगे आप तो यू विल सी कि यहाँ ये वैल्यूज़ तो आपकी सेम रहेंगी, जो मेन वैल्यूज़ हैं आपके कोफिशिएंट्स हैं ये तो सेम रहेंगे आपके, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट आप स्टैंडर्ड एरर टी वैल्यू पी वैल्यू के अंदर डिफरेंस देखेंगे जब आपने इसको कंट्रोल नहीं किया था, ठीक है। जब ये चेंज होता है तो फिर टी वैल्यू चेंज होती है और फिर पी वैल्यू भी चेंज होती है। इसकी 0.013 है से फॉर एग्जांपल, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 0.0108 हो गई, ठीक है। सिमिलरली इसकी 0.022 है और इसकी वैल्यू यहाँ पे 0.047 हो गई। एंड यूज इफ़ यू सी द टी वैल्यू 8.56 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 10.88 हो गई, स्ट्रॉन्गर हो गया है। टी वैल्यू 15.75 है, ये वीकर हो गया 7.48। सम हाउ द पी वैल्यू इट इज़ सेम, सिग्निफिकेंट है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट है। तो कुछ के अंदर पी वैल्यू भी आपकी चेंज हो रही है। ये देखें इसकी जो पी वैल्यू है 0.419 है, दो इट इज़ इनसिग्निफिकेंट बट इट इज़ कंसिडरेबली चेंज टू 0.378, ठीक है। तो जब आप ये करते हैं तो आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं इट इज़ सजेस्टेड दैट यू विल यूज़ वी क्लस्टर वाइज आप इसको चेक करेंगे कंपनी के साथ, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसके साथ इस रिज़ल्ट को बेसिकली रन करते हैं। तो हम इसके साथ ही आगे मूव करते हैं। हमारे पास एक जो है हमारे पास एक पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट है जिसको हम टेस्ट पैरामीटर कहते हैं। उसकी कमांड है टेस्ट पैराम, टेस्ट पैरामीटर से यानी टेस्ट पाम आप लिखते हैं, ठीक है। और इसको ये मैंने जो आपको फाइल दी है उसके अंदर इसको मेंशन किया हुआ है। ये क्या शो करता है, पोस्ट पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट बेसिकली वो टेस्ट होता है जिसमें आप बेसिकली एस्टिमेशन हम बोलते हैं रिग्रेशन रन करने को। ऐसे टेस्ट या ऐसे डायग्नोस्टिक्स जो कि आपकी बेसिक रिग्रेशन या आपकी पैनल रिग्रेशन को चलाने के बाद जो टेस्ट रन होते हैं उन टेस्ट को हम पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट कहते हैं, या इन शॉर्ट हम उनको डायग्नोस्टिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। आफ्टर एस्टिमेटिंग अ मॉडल यानी रिग्रेशन रन करने के बाद यू यूजुअली नीड टू टेस्ट ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल्स, combine coefficients and generate predictions. These tools help you answer research questions and produce results for reporting. तो आपको results का पता चलता है। तो उसमें से आपका एक जो टेस्ट है दैट इज टेस्ट पैरामीटर है, टेस्ट पाम आप इसको करके लिखते हैं शॉर्ट करके। तो जब हम इसको टाइम इफेक्ट के ऊपर चेक करेंगे, डमी वेरिएबल ऑफ ईयर के साथ टेस्ट करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि तमाम ईयर के जो डमीज़ हैं वो जॉइंटली क्या उनका इफ़ेक्ट ज़ीरो है, ठीक है। तो अगर हम रिजेक्ट करेंगे इसको कि नहीं ज़ीरो नहीं है, तो फिर हमारी पी वैल्यू क्या आएगी, हमारी पी वैल्यू जो है दैट वुड कम आउट टू बी स्मॉल वैल्यू आएगी, यानी 0.05 या उससे लेस आएगी। अगर बड़ी वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है कि वाकई ही जो आपके जितने भी टाइम डमीज़ हैं जॉइंटली वो ज़ीरो हैं। ये हमारा नल हाइपोथेसिस है टेस्ट पैरामीटर का कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर आप ये टेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन टेस्ट इट। हम इसको रन किया हमने, तो आपने देखा कि इसका कुछ रिज़ल्ट्स इस तरह से आ रहे हैं। तो ये रिज़ल्ट्स बेसिकली आपको क्या शो करते हैं, हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये रिज़ल्ट्स आपको क्या शो करते हैं। होल्ड ऑन, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देखें हमने जितने भी डमीज़ लिए हैं सारे आ रहे हैं 36 से लेके 54 तक, ठीक है। और सारे डमीज़ को वो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ज़ीरो ही शो कर रहा है। तो क्या इसका मतलब क्या है,
ठीक है। तो हम इसको अगर बोलना चाहें इंग्लिश में, यानी ये यहाँ पे एफ टेस्ट भी आ रहा है, ये देखें इसकी जो पी वैल्यू है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी वेरी लो, इट्स लेस देन 0.05, और इसका जो ये एफ टेस्ट है वो भी 996.15 आ रहा है, F99। तो हम इसको क्या लिखेंगे, आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इस केस के अंदर आपके पास दो ही हैं, मार्केट वैल्यू एंड कैपिटल स्टॉक, आपने उनको कंट्रोल कर लिया। तो क्या ईयर्स अभी भी मैटर करते हैं ओवरऑल? ठीक है। या आप कहते हैं कि ईयर टू ईयर जो डिफरेंसेस हैं क्या सिर्फ नॉइज़ हैं, या वाकई कोई उनकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट में भी कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? ठीक है। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, हम स्टेटा जो है ना, स्टेटा ने ये सारे आपके जितने भी ईयर्स थे एक्सक्लूडिंग द बेस ईयर, सारे ईयर्स की वैल्यू को ज़ीरो के सामने शो कर दिया। ठीक है। द कोफिशिएंट ऑन डमी फॉर ईच ईयर आपकी शोइंग इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। कि उस साल का कोई इफेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं आ रहा, इस साल का भी नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा। ठीक है। तो नो डिफरेंट एवरेज इफेक्ट कंपेयर टू द बेस ईयर, ओमिटेड ईयर जो इसमें 1935 है। उसके अलावा आपका जो भी, ये बेसिकली आपके क्या है, दीज आर योर बीटा कोफिशिएंट्स यू कैन से। तो बीटा कोफिशिएंट्स जितने भी हैं वो आपके ज़ीरो हो, होने चाहिए। नल हाइपोथेसिस आपका यही बताता है, एंड आपको यहाँ पे यही मिल रहा है। ठीक है, मिल भी यही रहा है। तो हमारे पास क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, हमने कहा कि यहाँ पे कंस्ट्रेंट वन ड्रॉप, कंस्ट्रेंट थ्री ड्रॉप, इसका क्या मतलब है? ठीक है। हम कहते हैं कि जब आपका स्टेटा जो है वो यानी ये जो सॉफ्टवेयर है वो एस्टिमेट जॉइंट टेस्ट को जो है ना एस्टिमेट नहीं कर सकता, तो वो फिर क्या करता है, वो आपकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस को जो है ना ड्रॉप कर देता है। ठीक है। तो कंस्ट्रेंट वन ड्रॉप, ठीक है, कंस्ट्रेंट थ्री ड्रॉप्ड, फाइव ड्रॉप्ड, सिक्स ड्रॉप, सेवन ड्रॉप, टेन ड्रॉप, तो ये जॉइंट इफेक्ट्स इनके चेक नहीं कर पा रहा। तो स्टेटा कैन नॉट एस्टिमेट द जॉइंट टेस्ट विद ऑल 19 रिस्ट्रिक्शंस, सारी जो 19 रिस्ट्रिक्शन है सबके टेस्ट को वो चेक नहीं कर सका। ठीक है। गिवन योर वेरिएंस सेटअप, जो भी आपका वेरिएंस सेटअप था उसके साथ, ठीक है, वो उसको टेस्ट नहीं कर सका। जो हमारा पिछला मॉडल था जिसमें हमने क्या किया था, हमने VCE क्लस्टर कंपनी के साथ आपने उसको रन किया था। तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड क्लस्टर रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स के साथ हमने उसको रन किया था विद क्लस्टरिंग। तो उसके साथ अगर हम इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक क्लस्टर को माइनस करेंगे। क्लस्टर्स कितने आपके बनेंगे, फॉर एवरी कंपनी देयर इज़ वन क्लस्टर। ठीक है। तो आपके 10 क्लस्टर बनेंगे। ठीक है। तो आपने जितने क्लस्टर्स अवेलेबल हैं -1 करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है। तो अब आपके पास इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन्फ्रेंस के लिए जो है वो 9 है। ठीक है। तो तो इस वजह से कुछ जो कॉम्बिनेशंस हैं जॉइंट टेस्ट को वो ड्रॉप करता है। तो बेसिकली हम इस टेस्ट प्रॉब्लम के साथ ये जो हमने टाइम इफ़ेक्ट को देखा तो हमें ये नज़र आया कि टाइम इफ़ेक्ट वाकई ही बेसिकली इंडिविजुअली तो कोई इफेक्ट नहीं डाला। जॉइंट इफेक्ट के कुछ जॉइंट इफेक्ट्स को वो आपका स्टेटा जो है वो वेरीफाई नहीं कर सका, बिकॉज उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स से, तो कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो वेरिएबल्स जो है वो ड्रॉप हो गए आपके। ठीक है। तो वो जॉइंट टेस्ट नहीं हो सका। तो ड्रॉप्ड कंस्ट्रेंट इज़ नॉट स्टेटा सेइंग दोज ईयर्स डोंट मैटर। ये जैसे आप कहते हैं जी ईयर वन ड्रॉप हो गया बिकॉज बेस ईयर था। ठीक है। या बेस ईयर के साथ आप उसको देख रहे थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैटर नहीं करते। ये टेक्निकल लिमिटेशन है
क्लस्टरिंग की, ठीक है। इसमें आपका जो एफ टेस्ट है, ये जो एफ टेस्ट आपका है, या इसको हम इसकी जगह वॉल टेस्ट लगाते हैं या एफ टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। फ्यूअर क्लस्टर के साथ ये इसको वाकई करना मुश्किल हो जाता है। यानी अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ कंपनीज अगर हम बढ़ाएं तो फिर हम जो ईयर्स का इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इसमें देखें कि कितने कंस्ट्रेंट्स हैं आपके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नज़र आ रहे हैं। तो 10 में से यानी जो कंस्ट्रेंट्स हैं आप वो 10 - 1 करेंगे तो वो भी 9 आएगा, और पहले भी हमने 9 निकाला था। क्लस्टर्स को भी हमने कहा था 10 क्लस्टर्स -9, तो 9 करके इसकी जो वैल्यू आपके पास आई है दैट कम्स आउट टू बी 6.15, ठीक है। जो पहले स्लॉट में 9 आ रहा है ये बेसिकली आपके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको शो कर रहा है। 10 रिस्ट्रिक्शंस हैं, 10 - 1 इज़ 9। और जो सेकंड स्लॉट के अंदर आ रहा है तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आपके 10 क्लस्टर्स हैं उसमें से -1 किया तो 10 कंपनीज़ हैं, -1 किया तो आपकी 9 आई। तो इसमें आपकी जो हम स्टैंडर्ड एरर्स देखते हैं तो उसके अंदर हम ये देख रहे हैं। तो पी वैल्यू आपकी 0.05 आई, विच इज़ लेस देन 0.05 या 0.01। तो हमने नल हाइपोथेसिस को तो रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा कि यहाँ इंडिपेंडेंटली तो हम ये देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली तो किसी ईयर का कोई इम्पैक्ट आया नहीं है, बट हमारा जो एफ टेस्ट है वो हमें 0.05 से कम वैल्यू दे रहा है। इट मीन्स जो जॉइंट इफेक्ट्स हैं जो ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स एक्चुअली यू कैन नॉट मेजर, तो जॉइंट इफेक्ट जो टाइम का है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है इसको, बट वी कैन नॉट सी दैट इफेक्ट हेयर। समहाउ हम इसको नल हाइपोथेसिस को हमने ड्रॉप कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू 0.05 या उससे कम आई है, 0.05 या उससे कम आई है। तो हमने कहा कि हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि टाइम फैक्टर मैटर करता है ओवर द ईयर्स जो हो रहा है, इन्वेस्टमेंट उससे चेंज हुई है, इंडिपेंडेंट ईयर्स के साथ नहीं हुई, लेकिन कंबाइंड इफेक्ट्स जब आप देखेंगे तो उसके साथ वो हुई है। उसमें जो कंबाइंड इफेक्ट्स आप देखना चाहते थे वो ड्यू टू टेक्निकल रीज़न वी कैनट चेक दैट समहाउ years आर इम्पोर्टेंट, उनका जॉइंट इफेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। जो कंस्ट्रेंट्स आपके बन गया उसकी वजह से टेक्निकली आप उसको परफॉर्म नहीं कर सके, ठीक है। राइट ये आपका एक पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट है जिसमें आप देखना चाह रहे हैं कि क्या ओवर द ईयर्स उसके अंदर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये क्या कहेंगे, इसका मतलब ये कहेंगे कि जो ईयर डमीज हैं वो इंडिपेंडेंटली या सेपरेटली तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जॉइंटली सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो टाइम इफेक्ट मैटर करता है बट हम उसको यहाँ शो नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं देयर आर सिस्टमेटिक डिफरेंसेस अक्रॉस ईयर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रिग्रेसर यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि हमने रिग्रेसर ईयर बाय ईयर ली है, तो रिग्रेसर्स यहाँ उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। समहाउ टाइम फैक्टर मैटर करता है इसके लिए, ठीक है। राइट, इज इट क्लियर? अभी इसके बाद मुझे ज़रा ये बताएं कि व्हाट इज़ द स्टेटस, शुड आई कंटिन्यू? सर पॉसिबिलिटी है कि हम इसको कल पर रख लें। कल सेम टाइम पे एक्चुअली आई हैव अ क्लास, और परसों भी मेरी क्लास है, तो हम इसको अगर आप करना चाहें तो हम इसको पुट ऑन कर सकते हैं टू संडे या मंडे। तो फ्राइडे एंड सैटरडे बिकॉज आई एम अ यूनिवर्सिटी टीचर, तो कल मेरी जो क्लास है वो 6 to 9 है। तो वो ज़हरा यहाँ से दूर है तो वापस आते आते तकरीबन ना 9:30 पौने 10 हो जाते हैं। तो कल भी नहीं हो सकेगा और परसों भी नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा वीकेंड से पहले रखा था, ये कंस्ट्रेंट था एक ना टाइम का। तो इसमें हम अगर आसिफ साहब यहाँ मौजूद हैं, आसिफ साहब आप यहाँ मौजूद हैं? जी सर, जी सर।
आप थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा हमें गाइड करें? सर एक्चुअली मेरे ख्याल से जो एज़ पर कमिटमेंट जितना कुछ हो चुका है, पीसीए एक्चुअली उसमें इंक्लूड